जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं जो इस एपिसोड में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। कहा जाता है कि भारत का जो सबसे एक मिस्टीरियस डेथ हुई थी उनकी ताशकंद में, तो उस मिस्टीरियस डेथ के पीछे जो भी अभी तक शोध हुए हैं और जो कुछ अभी तक निकल के आया है, एक वो और एस्ट्रोलॉजिकली उनकी जन्म कुंडली के आधार पर जो कुछ निकल के आया है, जो भी मैंने अभी तक जो रिसर्च किया है वो सब आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले इन सब जानने से पहले हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था और नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु होती है और उसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 9 जून 1964 को ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और उसी समय पाकिस्तान के मंसूबे बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि 1962 में भारत चीन से हार चुका था और भारत की स्थिति युद्ध वाली नहीं थी। मतलब भारत की स्थिति थोड़ी गंभीर थी कि वो युद्ध लड़ने में असमर्थ था, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे जुल्फिकार अली भुट्टो और अयूब खान, ये दोनों मिलकर रणनीति बनाते हैं और ऑपरेशन जिब्राल्टर बनाते हैं, जिसके तहत इनका प्लान ये रहता है कि भारत में कश्मीर को जीता जाए, कश्मीर पर अटैक कर दिया जाए। और इस तरीके से 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सेना लगभग 30,000 की सेना कश्मीर के रास्ते भारत में एंट्री करती है और अटैक कर देती है और उसको पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम देता है और इस तरीके से युद्ध शुरू हो जाता है। शास्त्री जी ने बिल्कुल गंभीरता से इस युद्ध में, हमारे जो सैनिक हैं वो उनके सेनापतित्व में बहुत अच्छे से युद्ध लड़ते हैं और स्थिति ये आ जाती है कि पाकिस्तान बैकफुट पे आ जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में सेना जो हमारी होती है वो लाहौर तक पहुंच जाती है और इस तरीके से लाहौर और सियालकोट और कश्मीर का जो भी उपजाऊ प्रांत है वो भारत की सेना जीत लेती है और इस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरीके से बैकफुट पे आता है। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाले कंट्री की कमी नहीं होती है, अमेरिका उनका साथ देता है और अमेरिका बीच में कहता है कि सीज फायर कर दो और बीच में सीज फायर भी होता है और अमेरिका अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट भी करता है और अमेरिका और रूस फिर मध्यस्थता करते हुए ये कहते हैं कि नहीं, अब युद्ध बंद हो जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन भी मध्यस्थता करता है और कहता है युद्ध बंद हो जाना चाहिए और साथ ही एक संधि लगाई जाती है कि जिसने जो जीते हुए प्रदेश हैं वो वापस कर दिए जाए। लाल बहादुर शास्त्री को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था कि हमने जो जीते हैं वो चीज़ हम रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले चाइना ने जो अटैक किया था, चाइना ने जो चीज़ छीनी थी हमसे वो उसने रिटर्न नहीं दिया था। तो शास्त्री जी भी चाहते थे कि जो हमने जो चीज़ें, जो ज़मीनें हमने अगर हासिल कर ली हैं युद्ध से, तो वो ज़मीनें अब हम रिटर्न नहीं देंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, रसिया सब मिल करके ऐसा दबाव बनाते हैं कि ताशकंद की संधि की जाती है। ताशकंद की संधि के लिए फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं। उससे जस्ट पहले युद्ध खत्म होने के बाद एक और वाकया है कि मनोज कुमार जी लाल बहादुर शास्त्री से मिलते हैं। उस समय में खाद्यान्न संकट था। अमेरिका ने भी धमकी दे दी थी कि अगर तुम ये सारी बातें नहीं मानते हो युद्ध की, तो हम आपको वो जो एक गेहूं की प्रजाति आती थी तो वो देना बंद कर देंगे। तो उसके तहत लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि आप लोग एक टाइम का खाना कम कर दें और उनके आह्वान पर पूरे देशवासियों ने एक टाइम का खाना कम कर दिया था। इसी समय युद्ध भी आ गया था। मनोज कुमार जी से मिलते हैं, मनोज कुमार जी को बोलते हैं कि आप एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें जवान और किसान दोनों के बारे में देखने को मिले। मनोज कुमार जी बहुत खुश होते हैं। ट्रेन से वो दिल्ली से बम्बई जाते हैं और रास्ते में ही पूरी कहानी लिख देते हैं उपकार फिल्म की और उपकार फिल्म का शूटिंग शुरू हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी वो फिल्म नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो फिल्म 67 में जाके रिलीज होती है। अब इस तरीके से ये तो नेपथ्य का चीज हो गया। अब मेन आते हैं कि जब उन ताशकंद में क्या होता है। ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद संधि होती है। उस संधि में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाते हैं। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, उस समय में यूएसएसआर हुआ करता था और उस समय में उनके साथ कौन कौन गए थे
उनके साथ गए थे उनका जो एक नौकर था रामनाथ, एक डॉक्टर थे उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे डॉक्टर RN चुग, और एक जर्नलिस्ट थे डॉक्टर कुलदीप नैयर। तो ये लोग इनके साथ में गए हुए थे और उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम था जगन्नाथ साय, वो भी उनके साथ गए हुए थे। तो 10 जनवरी 1966 को डील साइन हो जाती है, अयूब खान भी साइन कर देते हैं, सभी लोग साइन कर देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी दुखी होते हैं, उनको मतलब दिल से वो साइन नहीं करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में जब कोई साइन करता है तो वो अंदर से दुखी रहते हैं। तो 11 जनवरी 1966 की रात 11 बजे वो अपने जहां उनका आवास होता है वहां बैठे रहते हैं। तो जगन्नाथ साय जो उनके PS होते हैं वो कहते हैं कि शास्त्री जी क्या आप घर पे बात करना चाहेंगे? तो वो कहते हैं हाँ चलो करवा दो, 2-3 दिन हो गए हैं बात नहीं हुई है। तो फिर वो घर पे हॉटलाइन से बात करते हैं, उस समय में हॉटलाइन पे बात हुआ करता था, वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है हॉटलाइन पे। हॉटलाइन से उन्होंने अपनी बेटी से बात की, अपने वो कुसुम बेटी से, और जमाई थे BN सिंह, उनसे बात की। और वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो बेटी कहती है कि पिताजी बहुत बुरा लग रहा है, ये जो डील साइन हो रही है हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। शास्त्री जी सोचते हैं कि जब मेरे परिवार को ही अच्छा नहीं लग रहा है, ये पूरे देश को कैसा लगेगा? तो इस तरीके से उनके मन में थोड़ा सा ये भावना आ जाती है कि ये जो मैंने साइन किया है प्रेशर में, राजनीतिक प्रेशर में, पूरे वर्ल्ड के प्रेशर में, ये अच्छा नहीं है। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन और तनाव में रहते हैं। जैसे तैसे रात के 10 बजे के बाद उनका खाना रूस के एम्बेसडर TN कॉल के जो कुक होते हैं, कोई कुक होता है TN कॉल, उसके यहाँ से खाना आता है। तो ये भी बात है कि रामनाथ नौकर तो था, लेकिन उनका खाना कहाँ से आता है? रूस के एम्बेसडर TN कॉल के यहाँ से। उस दिन भी रात में उनके यहाँ से खाना आता है, पालक की सब्जी, आलू की सब्जी, रोटी वो खाते हैं। रात के 10 बजे में रामनाथ उनको दूध देता है। शास्त्री जी रात के समय में दूध पिया करते थे, सोने से पहले दूध पीते हैं, और दूध पीने के बाद वो थोड़ी देर टहलते हैं। टहलने के बाद वो थोड़ी देर टहलते टहलते फिर रामनाथ को बोलते हैं कि जाओ तुम भी सो जाओ। रामनाथ कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे नीचे ही सो जाता हूँ अभी के रूम में। लेकिन शास्त्री जी कहते नहीं, जाके तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि सुबह हमें निकलना है। शास्त्री जी को पूरी टीम के साथ सवेरे काबुल जाना था, काबुल से फिर उन लोगों को दिल्ली आना था। अब इस तरीके से रात के 11 बज चुके हैं और 11 साढ़े 11 के आसपास में शास्त्री जी को अचानक से खांसी आती है। खांसी आती है, बड़ी जोर की खांसी आती है। हाँ, यहाँ पर एक मिसमैनेजमेंट था रसिया में, जिसके उसी वजह से अभी तक शक के दायरे में रसिया भी आता है कि जहाँ पर में लाल बहादुर शास्त्री जी ठहरे हुए थे जिस रूम में, उस रूम में टेलीफोन नहीं था और दूसरा बजर नहीं था। बजर होता है तुरंत दबा दिया जाए कोई आ जाए, तो ये दोनों चीजें उनके रूम में नहीं थी। ना तो टेलीफोन था ना ही बजर। इतने बड़े प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं और रूम के अंदर एक टेलीफोन नहीं होता है, एक बजर नहीं होता है। तो अचानक उनको इतनी तेज खांसी आती है कि उनको पानी पीने का ये रहता है, तो वो थर्मस खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्मस खुल नहीं पाता और वो किसी तरीके से अपने PS जो जगन्नाथ सहाय होते हैं उनके रूम तक पहुंचते हैं और वहां जाकर के जगन्नाथ सहाय उनको देखते हैं। स्थिति काफी खराब हो चुकी रहती है। इमीडिएट सभी लोग दौड़ते हैं, जो डॉक्टर RN चुग होते हैं वो भी दौड़ के आते हैं। इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर RN चुग उनको आर्टिफिशियल जो सांस होती है वो भी देते हैं, लेकिन और तब तक एक लेडी डॉक्टर जो रूस की होती है वो भी आ जाती हैं। लेकिन सब कुछ ये ऐसा सीवियर हार्ट अटैक होता है कि इमीडिएट उस समय में प्रथम दृष्टया यही लगता है कि हार्ट अटैक है और इमीडिएट लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है कि कल सुबह जाना था और अभी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो तुरंत इमीडिएट पाकिस्तान कॉल होता है, भारत कॉल होता है, सब जगह होता है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा जो भारत आने के बाद जब उनका जो पार्थिव शरीर आता है तो वो शरीर नीले रंग का हो जाता है। तो लोगों का शक, घर वालों का शक यही होता है कि रसिया में इनको जहर दिया गया। लेकिन उसमें भी ये बात आती है कि जो इतना दूर से जब आया तो उसमें कुछ लेप लगाया गया था। तो लेप लगाने की वजह से भी, जो प्रिजर्व करने के लिए लेप लगाया जाता है, तो उससे हो सकता है कि वो ब्लू कलर का हो गया हो। तो लोगों का ये शक भी जायज था। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं अभी भी अनसुलझी हुई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। पहला कि उनको ऐसा रूम क्यों दिया गया जिसमें टेलीफोन नहीं था।
उनके रूम में बजर क्यों नहीं था, और एक चीज और, वो जो उनका जो थर्मस गया हुआ था रसिया, वो थर्मस रिटर्न नहीं आता है। अगर वो थर्मस मिल जाता तो उससे पता चल जाता। तीसरी बात, ना रसिया में पोस्टमार्टम होता है, ना ही भारत में पोस्टमार्टम होता है। इस तरीके से सारी चीजें समझ में ये आती हैं कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक हुई। लेकिन रसिया सरकार, भारत सरकार, जिस सब ने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, उससे बिल्कुल पता चल जाता कि हार्ट अटैक ही था या कुछ और था। उसके बाद भारत भी आते हैं। भारत में भी उनकी मृत्यु के उसके लिए जांच के लिए राजनारायण कमेटी बनाई जाती है। इसमें भी एक और बहुत ऐसी बात आ जाती है जिससे लोगों का और शक गहरा जाता है कि उसमें जो उनके जो विटनेस होते हैं, डॉक्टर R.N. चुग, उनका परिवार सहित एक्सीडेंट हो जाता है 1977 में। जो रामनाथ होता है नौकर, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों पैर कट जाते हैं और याददाश्त खो देता है। तो इस तरीके से ये जो सारे घटनाक्रम है, जो जो वहां पर गए हुए थे, सबके साथ कुछ न कुछ होता है। ये सारी बातें जो कुलदीप नैयर थे, जर्नलिस्ट, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, और ये सारा घटनाक्रम उसके अंदर लिखा गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पत्नी थी, उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना। उन्होंने यही कहा कि कुछ न कुछ संदेह जरूर उन्होंने व्यक्त किया रसिया सरकार पर कि इसमें उनका ये नॉर्मल मृत्यु नहीं था। और इस तरीके से ये सारी बातें जब हमें ये पता चलता है तो इसे ये लगता है कि जरूर कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, कोई षड्यंत्र था, और अभी तक इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। अब बात आती है कि मैंने पहले भी बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो एस्ट्रोलॉजर्स में अगर हम इसमें जाते हैं, ज्योतिषी गणना में जाते हैं, तो इसके पीछे भी एक और कहानी मैं बता देता हूं आपको। इसके पीछे की एक और कहानी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं 9 जून 1964 को, उस दिन अमावस्या होती है, और तत्कालीन जो हमारे भारत के सबसे बड़े जो ज्योतिषी हैं, डॉक्टर सूर्य नारायण व्यास, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं। उनकी भविष्यवाणी आज तक एक भी निष्फल नहीं हुई। जो कह दिया तो कह दिया। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी बहुत सारी ऐसी भी हैं जी, लगी भी और नहीं भी लगी, लेकिन डॉक्टर सूर्य नारायण व्यास ने जो कह दिया तो कह दिया। उन्होंने जो लिख दिया, अपनी वो डायरी में लिख दिया करते थे, पत्र में छपवा दिया करते थे, तो उनकी सारी भविष्यवाणी 100% मिलती है। तो उस समय में उन्होंने शास्त्री जी को कहा था कि आप अमावस्या के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ना लें, लेकिन शास्त्री जी हंस के टाल जाते हैं। उसके बाद 10 जनवरी 1966 यानी कि 7, 8 या 9 तारीख को जब वो जाते हैं, ये बात पता चलती है डॉक्टर सूर्य नारायण व्यास को। तो वो एक लेख लिखते हैं हिंदी पत्रिका में कि शास्त्री जी रूस से रिटर्न जीवित वापस नहीं आएंगे। और जब ये लेख उसके जो संपादक होते हैं पंडित रतनलाल जोशी, पंडित रतनलाल जोशी को देते हैं लिखने के लिए, पंडित रतनलाल जोशी घबरा जाते हैं। क्योंकि घबरा इसलिए नहीं जाते हैं कि मृत्यु की बात लिख दी, घबरा इसलिए जाते हैं कि सूर्य नारायण व्यास जी ने जो बोल दिया तो बस ये तो होके रहेगा। तो वो डर जाते हैं, और डर जाने के बाद ये बात जैसे जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी तक भी पहुंचाई जाती है, और वो हंस के टाल देते हैं। वो कहता है कि अरे मेरा क्या होगा। और इस तरीके से सूर्य नारायण व्यास जी ने जो प्रेडिक्शन कर दी, उसको वो डायरी में ही लिखा रहता है, और उसको छपवाया नहीं जाता है हिंदी पत्रिका में। और जब वो रिटर्न आते हैं तो तब तक वो जो सूर्य नारायण व्यास की जो भविष्यवाणी थी वो सच हो चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये बात है कि डॉक्टर जो सूर्य नारायण व्यास जी जो थे, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। देश के सभी बड़े गणमान्य नेता, राजा महाराजा सब उनसे परामर्श लिया करते थे। तो आखिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि वो रूस से रिटर्न नहीं आएंगे? इस पर थोड़ा सा मैंने भी रिसर्च किया है। ये इनकी कुंडली है, ये शास्त्री जी की कुंडली है। इसमें धनु लग्न की कुंडली है। इसमें 3 चीजें बिल्कुल फिक्स हैं कि मृत्यु विदेश में होगी, मृत्यु विदेश में होगी। इसका जो थ्योरी है, थ्योरी ये कहता है कि अष्टम भाव अगर चर राशि हो, अष्टम भाव अगर चर राशि हो तो विदेश में मृत्यु होती है। अष्टमेश अगर सप्तम में पापी ग्रह से पीड़ित हो तो रास्ते में मृत्यु होती है। मंगल अगर नवम भाव में हो तो मार्ग में मृत्यु होती है। और चंद्रमा से अष्टम भाव अगर चर राशि में हो
तो अन्य देश में मृत्यु होती है। ये चारों चीजें इनकी कुंडली में था। ये सारी बातें जो है ज्योतिष रत्नाकर की, देवकी नंदन सिंह की जो ज्योतिष रत्नाकर है उसमें मृत्यु का जो विचार किया गया है उस चैप्टर में पेज 428 पे सारी बातें लिखी हुई है। और ये सारे जो थ्योरी हैं ये इनके कुंडली के अंदर में बिल्कुल मिल रहे हैं। अब बात यह आती है कि मृत्यु हुई क्यों, तो ये तो मृत्यु का योग था कि उनका विदेश में ही मृत्यु का योग है। दूसरी बात, वो जो समय इनका चल रहा था, जो समय चल रहा था 9 सितंबर 1965 से लेकर के 20 फरवरी 1966, ये समय उनका चल रहा था बुध में शनि या शनि में शुक्र। और शुक्र जो है वो 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि छठे से छठा, यानी कि टोटल मार्केस। इस परिस्थिति में हार्ट से संबंधित डिजीज होती हैं। जो शुक्र की जो दशा जब आती है, खष्टेश की दशा और एकादशेश की दशा में हार्ट से संबंधित ज्यादा समस्या आती है। और इनका जो हार्ट का जो मालिक है सिंह राशि से हार्ट का पता चलता है, तो वो मंगल और राहु से भी प्रभावित है। तो और ये हार्ट रोग के बारे में बतलाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को एक पहला अटैक जो था वो 1956 में भी आया हुआ था। तो इस तरीके से कुंडली से देखें या फिर रियल में देखें, ऐसा लग रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु थी वो अत्यधिक तनाव से, हार्ट अटैक से ही हुई थी। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद कुछ मिसमैनेजमेंट था जिसके लिए अभी तक दोषारोपण हो रहा है। रसिया सरकार पे भी दोषारोपण होता है कि उन्होंने उनको ऐसा रूम क्यों दिया, टेलीफोन क्यों नहीं था, बजर क्यों नहीं था, उनको अपने ही नौकर ने खाना क्यों नहीं खिलाया। भारत सरकार पर भी दोषारोपण होता है कि उसके जो पत्र थे वो सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। ये हवाला दिया गया कि हमारे जो कूटनीतिक संबंध है, हमारे विदेशी संबंध है, वो खराब हो जाएंगे अगर ये सारी बातें लीक हो जाती हैं। तो यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता। तो इन सब बातों को लेकर के थोड़ा सा रहस्य जरूर गहराता है। लेकिन जहां तक रियलिटी की सवाल है, जहां तक कुंडली की सवाल है, जहां तक जो विटनेस जो डॉक्टर RN चुग थे, जो इनके डॉक्टर थे, उनकी भी जो गवाही है वो यही कहती है कि उनको मैसिव हार्ट अटैक आया था और उसी से उनकी मृत्यु हुई थी। अब ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने एस्ट्रोलॉजिकली भी बतलाया और जो नॉर्मल उनके साथ जो कुछ हुआ था वो भी बतलाया। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा डिटेल से बतलाऊंगा कि उनका भी मृत्यु एक रहस्य रहा है और उनके बारे में भी मैं काफ़ी शोध कर रहा हूँ। अगर वो सारी बातें एक जगह पे समग्र करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थोड़ा सा देखते रहें। और अगर आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।